Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 9th of January to 15th of January. यानी कि 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो जो important developments हुई हैं with respect to the field of science and technology वो हम आज के lecture में cover करेंगे. Now let's take a look at what topics we shall cover, what has happened in this past week जो हमें cover करना है science and technology के perspective से. So topics to be covered. Now देखिए अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात चली है जेनरेटिव एआई पे. आप सभी ने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, हमने अपने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है. नाउ चैट जीपीटी और ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को हम कहते हैं जेनरेटिव एआई. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसके बारे में बात इसलिए हो रही थी, कह रहे थे कि जेनरेटिव एआई एक ऐसा टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर देता है. देखो ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ पेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं, राइटिंग्स होती हैं उनकी, पोएम्स होती हैं उनकी. ये सारी चीज अब मशीन कर सकती है. मशीन खुद पोएम्स बना सकती है, स्टोरीज बना सकती है, पेंट कर सकती है, खुद से मशीन ये सब कर रही है. इसीलिए इसका नाम जेनरेटिव एआई है. नाउ अगर मशीन्स ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिव साइड को रिप्लेस कर देगी तो डोंट यू थिंक इससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि अब उनके क्रिएटिव इनपुट की जरूरत ही नहीं है, अब मशीन वो सारा काम कर लेगी. इसीलिए इसकी डिस्कशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हुई थी. तो हमें इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट को स्टडी करना है कि व्हाट इज जेनरेटिव एआई, व्हाट टेक्नोलॉजीज इज दिस पर्टिकुलर एआई टूल इज यूजिंग, वगैरह वगैरह. तो हम इसकी बात करेंगे. देन इंडिया में एक होते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स. तो उसमें से वो ना डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे गोल्ड मेडल्स नहीं होते, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, है ना, तो वैसे ही डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा. और वो ये जो अवार्ड्स देते हैं ये देते हैं डिजिटल इनोवेशन के लिए. अगर किसी स्टार्टअप ने कोई इनोवेशन करी है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई डिजिटल इनोवेशन किया, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं. और दिए जाते हैं प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी के लिए. तो इसमें ना गोल्ड कैटेगरी का अवार्ड मिला है सीबीएसई को. सीबीएसई ने अपने रिजल्ट्स में कुछ डिजिटल इनोवेशन की है, राइट. तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं क्या, हम वो देख लेते हैं. देन डिफेंस रिलेटेड दो न्यूज हैं. एक तो स्प्रिंट स्कीम निकाली है, ठीक है, और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल निकाली है, ठीक है. तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. ये क्या है, इसको लेके क्या डेवलपमेंट हुई है. और हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू एयर ग्लो. तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, साइंस रिलेटेड है, ठीक है. तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे और जैसा कि हमेशा होता है एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं फॉर प्रैक्टिस. वो क्वेश्चंस 2 एमसीक्यूज होंगे, उनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं. और एक मेंस टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आंसर करके आपने हमें भेजना है ताकि हम आपको रिक्वायर्ड फीडबैक दे सके एंड आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इंप्रूव होते जाए. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद जेनरेटिव एआई. ना जेनरेटिव एआई का मतलब ही क्या है. देखो एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है, ठीक है, पर जेनरेटिव एआई क्या है. जेनरेटिव एआई वो एआई है जो ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिव साइड को भी रेप्लिकेट कर सकता है, राइट. तो इस पे क्या है, इन द वेक ऑफ न्यूली रिलीज मॉडल सच एज स्टेबल डिफ्यूजन, चैट जीपीटी के एक चैटबॉट है जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक रिप्लाईज करता है, राइट. Generative AI has become a hot topic for technologists, investors, policymakers, and for society at large. Despite the current downturn and layoffs in the tech sector, generative AI companies continue to receive huge interest from investors. आपको पता है अभी बड़ा तगड़ा सा शिफ्ट चल रहा है. आप सबने सुना होगा कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर रही हैं, नौकरियों से निकाल रही हैं, ठीक है. इससे हमें यह पता चलता है कि टेक कंपनीज के पास इतना पैसा ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा लॉसेस रन कर रही हैं, इसीलिए इतने सारे इंप्लॉयज को रिटेन नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए उन्हें नौकरियों से निकाल रहे हैं. पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. टेक कंपनीज लोगों को तो निकाल रहे हैं, पर वो जो पैसा उससे बच रहा है ना, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स पे. दैट मीन्स टेक कंपनीज के पास पैसा है, बस अब वो पैसा ना इंप्लॉइज पे नहीं खर्चा करना चाहते, टेक्नोलॉजीज पे खर्चा करना चाह रहे हैं. तभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. टेक कंपनीज में तो हो ही रही है.
While generative AI has people excited about new wave of creativity, there are concerns about the impact of those models on society. और major impact क्या है? Unemployment का. ठीक है? Now, generative AI होता क्या है? देखो बेसिकली जनरेटिव एआई क्या है? ह्यूमन बीइंग्स अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके म्यूजिक बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, प्रोज लिख सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं। अब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ चुके हैं जो ये सारी चीजें कर सकते हैं। पहले कहा जाता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एक चीज में मशीन से अलग हैं और वो है उनकी क्रिएटिविटी। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटिव होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कभी क्रिएटिव हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी उस लेवल पे नहीं आ सकती जहां पे ह्यूमन क्रिएटिविटी है। पर अब वो भी खत्म हो गई है बात। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स भी क्रिएटिव चीजें करने लग गई हैं, उसे ही हम जनरेटिव एआई कहते हैं। जनरेट कर रहे हैं ये क्रिएटिव चीजें, जैसे कि एआई प्रोड्यूस टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, स्पीच, कोड, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं। ठीक है? जनरेटिव एआई इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स बिहाइंड जनरेटिव एआई हैव इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट। ना देखो, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है? जनरेटिव एआई जो है ना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यूज करता है एक टेक्निक जिससे वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होती है मशीन्स, उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। देखो, मशीन्स में अगर आप सेट ऑफ कमांड्स ऑलरेडी फीड कर दो ना, तो वो उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगी। पर हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम मशीन्स? देखो, मशीन्स को आपने एक सेट ऑफ कमांड्स दे दी, वो करते जाएंगे। पर ह्यूमन बीइंग्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ह्यूमन बीइंग्स लर्न करते हैं अपने आप, उन्हें आप पहले से सेट ऑफ कमांड्स नहीं देते। ह्यूमन बीइंग्स सीखते जाते हैं और इंप्रूव होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन लर्न नहीं करती अपनी मिस्टेक से, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह फीचर भी आ चुका, और यह फीचर है थ्रू मशीन लर्निंग। ठीक है ना? जनरेटिव एआई में एक ना मशीन लर्निंग की भी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं डीप लर्निंग, वो यूज होता है। ठीक है? तो याद रखना, आर्टिफिशियल, जैसे ये चीज याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसका सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का भी सबसेट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में पता क्या होता है? जैसे हमारा ब्रेन है, आवर ब्रेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक्टिविटी होती है, अगर वही चीज आप मशीन्स में रेप्लिकेट कर दो और वहां पे बस न्यूरॉन्स की जगह रख दो कॉपर वायर्स, तो कॉपर वायर्स और हमारे न्यूरॉन्स एक ही चीज है। पर जो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन है, जैसे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, वैसी ही चीज अगर आप रेप्लिकेट कर दो हमारे मशीन्स में, तो उसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। याद रखना, हमारे नर्व सेल्स एक नेटवर्क बनाया हुआ है उन्होंने। मुझे अगर कोई यहां पे पिंच करेगा हाथ पे, तो मेरे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, तो वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से ही जा रहा है। अगर हम मशीन में वैसा ही नेटवर्क रेप्लिकेट कर दें वायर्स का, तो उसे आप न्यूरल नेटवर्क कहते हो ना। न्यूरल नेटवर्क की एक टेक्निक है जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क्स को आप ऐसे प्रोग्राम कर दो एक पर्टिकुलर तरीके से, उसे डीप लर्निंग कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस डायग्राम इज हेल्पफुल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दिस ब्रॉड कैटेगरी, उसका सबसेट है मशीन लर्निंग, उसका सबसेट है डीप लर्निंग। नाउ अभी तक देखो, जो जनरेटिव एआई था ना, उसके लिए आप डीप लर्निंग ही यूज करते थे टेक्निक। जनरेटिव एआई के लिए आप डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज करते थे। पर अब 2 और ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं, और उनके बस आपको नाम याद रखने हैं, जिससे जनरेटिव एआई हम बनाते हैं। तो पहले जनरेटिव एआई हम डीप लर्निंग टेक्निक से बनाते थे, पर अब 2 और नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। और जो अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ जनरेटिव एआई आया है ना, जैसे चैट जीपीटी, उसमें तो 3rd टेक्निक यूज होती है। अब टेक्निक के बारे में मैं बात करता हूं। देखो, वो 3 टेक्निक्स कौन सी है? एक तो मैंने बता दिया डीप लर्निंग, ठीक है? दूसरी टेक्निक है जनरल एडवर्सरियल नेटवर्क। इसमें कंपटीशन लगा देते हो आप। 2 नेटवर्क्स हैं आपके ब्रेन में भी, कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए 2 नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। खैर, ये छोड़ो आप बात, बस नाम याद रखना, जनरल एडवर्सरियल नेटवर्क। तो अभी तक जो जनरेटिव एआई था ना,
वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था, क्योंकि अभी तक वो ना डीप लर्निंग टेक्निक को यूज कर रहा था, जनरल एडवर्सेरियल नेटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा था। पर अब एक नई टेक्निक आइडेंटिफाई हुई है जनरेटिव एआई के लिए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर टेक्निक। ये टेक्निक इतनी ज्यादा सॉलिड है कि इससे जनरेटिव एआई कुछ अलग ही लेवल पे क्रिएटिव हो गया। आप पता क्या करते हो, ऐसे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप कह दो कि जैसे सिरी मान लो हो गया, आईफोन में सिरी होता है, तो आप कह दो हे सिरी पेंट मी अ पिक्चर ऑफ हिमालयन माउंटेन्स विद मेडोज एंड विद पीपल टॉकिंग, ऐसे कुछ बस आप बोल दो और सिरी आपको वो पेंट करके दे देगा और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बना देगा। तो ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है ना, वो ह्यूमन क्रिएटिविटी अब मशीन दिखा रही है। तो ये चीजें ना अब ट्रांसफॉर्मर टेक्निक से आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है मेरी बातों से, तो बस याद रखना, जो एआई है उसका एक सबसेट है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई में 3 टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वन इज डीप लर्निंग, द अदर इज जनरल एडवर्सेरियल नेटवर्क, एंड द लेटेस्ट टेक्निक इज ट्रांसफॉर्मर, जिस टेक्निक को यूज करके आजकल के न्यू टूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट है और चैट जीपीटी भी इसी पे बना है, क्योंकि चैट जीपीटी के जो चैट जीपीटी है ना, उसमें जो टी है वो ट्रांसफॉर्मर ही है, ठीक है। खैर, अब जीपीटी का मतलब क्या होता है, देखो ये तो है चैट जीपीटी, मतलब आपने एक चैट रोबोट बनाया है जिसमें जीपीटी वर्ड डाला है ना। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर ना। जेनरेटिव का मतलब क्या हुआ, वही जेनरेटिव एआई, ह्यूमन क्रिएटिविटी जेनरेट कर सकता है ये। तो ह्यूमन बींग्स, जब आप किसी ह्यूमन बींग से सवाल पूछते हो तो वो बड़ा क्रिएटिव सा जवाब देता है ना, वही काम ये रोबोट करेगा। आप इससे कोई सवाल पूछोगे, ये क्रिएटिव सा जवाब देगा, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह। तो इट इज जेनरेटिंग क्रिएटिविटी। तो ये जेनरेटिव एआई है, इसलिए जी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव। प्री ट्रेन्ड का मतलब क्या है, देखो इस चैट जीपीटी को या इन सबको आपने ट्रेन कैसे किया है, आपने ना बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की कॉन्वर्सेशन, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के नीचे कमेंट कर दिया आपने, लोगों ने आपस में बातें करी हुई हैं, सारी ह्यूमन बींग्स की आज तक की नेट पे जितनी भी कॉन्वर्सेशन है वो इस रोबोट को दे दी। उसने इन कॉन्वर्सेशंस को स्टडी करा और उसने ये देखा ह्यूमन बींग्स किसी सवाल का रिप्लाई कैसे करते हैं, और उसने इस चीज से सीखते हुए ये जान लिया कि अब मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही रिप्लाई करूंगा। तो इसीलिए इट वाज प्री ट्रेन्ड ऑन अ सेट ऑफ डेटा। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर टेक्निक यूज कर रहा है, डीप लर्निंग और जीएएन टेक्निक यूज नहीं कर रहा, इसलिए टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इट्स अ लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है ये आपके साथ, ठीक है। तो जेनरेटिव का मतलब क्या है, प्री ट्रेन का मतलब क्या, हमने कर लिया। ट्रांसफॉर्मर टेक्निक तो हमें पता ही चल गई, ठीक है। नाउ ये जो जेनरेटिव एआई है, इसका क्या पोटेंशियल है, आने वाले समय में इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इमर्जेंट कैपेबिलिटीज ऑफ जेनरेटिव एआई, एक तो टेक्स्ट टू इमेज, जैसे मैंने आपको बताया पेंट करवा सकते हैं आप सीरी से, बस सीरी को आपने कमांड देनी है, उसने आपकी कमांड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और उससे इमेज बना देनी है। तो दीज आर टेक्स्ट टू इमेज जेनरेटिव एआई। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। स्टेबल डिफ्यूजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, DALL-E एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मिड जर्नी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एनिमेशन कर सकता है अच्छी, और उसके लिए आपको खुद कुछ एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, खुद पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप बस बोल दो वो बना देगा, ठीक है। जेनरेटिव एआई कैन बी यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक और आर्ट भी बना सकता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे DALL-E जो है, बिंग इमेज है। देखो कभी भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो ना, या कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि मेरी कंपनी का लोगो क्या होगा। तो ऑलरेडी ऐसे एआई मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप बस बोलो कि क्रिएट अ लोगो फॉर माय कंपनी इज अ स्टार्टअप, और वो बढ़िया सा लोगो बना के दे देंगे, ठीक है। ब्रांड लोगो बना सकते हो। और चैट जीपीटी तो है ही है। पता है चैट जीपीटी पे लोगों ने इस चैट रोबोट से पोएम्स लिखवाई हुई हैं, स्टोरियां लिखवाई हुई हैं, यूपीएससी के आंसर्स लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कर लेता है ये।
अच्छा, एआई इसे मेडिसिन की फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। एआई असिस्टेड ड्रग डिस्कवरी, कोई नया ड्रग ढूंढना है तो आप इससे पूछ सकते हो। जेनरेटिव एआई कैन बी यूज टू डिजाइन एंड कंट्रोल रोबोटिक सिस्टम्स, नए रोबोट्स बनाने के लिए आप जेनरेटिव एआई यूज कर सकते हो। बस टेक्स्ट में लिखा कि क्रिएट अ रोबोट फॉर मी दैट कैन वॉक एंड रन लाइक ह्यूमन बींग्स, वो बना डिजाइन बना के आपको दे देगा, बस फिर आपने मशीन्स के थ्रू बना देना उसे। ऑटोमेट थिंग्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ना एक प्रोग्राम है गिटहब कोपायलट। इसका पता क्या है, जितने भी लोग सॉफ्टवेयर नहीं बनाते कोडिंग करके, ये गिटहब कोपायलट आपकी हेल्प करता है, ये कोड आपके लिए तैयार करके दे देता है। तो अब आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर लैंग्वेज पता होनी चाहिए और आपको बस इसको गिटहब को बोल दो कि यार मेरे को ना ये वाली ऐप बनानी है, इसका कोड लिख के दियो, ये लिख के दे देगा। हाँ, इसमें कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें आपकी नॉलेज लगेगी कि आप उन एरर्स को रेक्टिफाई कर लो, पर ऑटोमेट है काम। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं कंपनीज को, तभी तो धड़ल्ले से ये टेक कंपनीज निकाल रही है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मेक सेंस? अब इस जेनरेटिव एआई, देखो एआई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसका सिर्फ एक सबसेट है जेनरेटिव एआई। तो ये जेनरेटिव एआई का इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है? Despite the current market downturn and layoffs in the technology sector, generative AI companies continue to receive interest from investors. Tech companies लोगों को निकाल रही हैं पर इसमें पैसा डाल रही हैं। Stability AI and Jasper, दो कंपनीज हैं, for example, have recently raised 101 million, 100 मिलियन के आसपास इन्वेस्टर से इन्होंने पैसा जनरेट किया है। तो ये लोगों पे अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स इन्हें दबा के पैसा दे रहे हैं, सिक्वोआ जैसे इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। ओवर 150 स्टार्टअप्स हैव इमर्ज्ड एंड आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन दिस स्पेस। ठीक है, ये पता है कौन से स्टार्टअप्स हैं जो आपको एआई सॉल्यूशंस देते हैं? तो एआई पे काम करने वाले ऑलरेडी स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी बहुत हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट टू इमेज वाले स्टार्टअप्स बहुत हैं, टेक्स्ट टू म्यूजिक वाले स्टार्टअप्स बहुत हैं। अब एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर की जरूरत ही नहीं है, आप बोल दो आई वॉन्ट अ म्यूजिक हुज थीम इज अ लव स्टोरी, ऐसे कुछ कर दो, ये बना के दे देगा गाना आपको। राइट, बहुत बड़ी चीज है ये। By 2025, generative AI will account for 10% of all data produced. जितना भी creative data human beings produce कर रहे हैं, उसका 10% AI produce करेगा। The forecasted AI annual growth rate between 2020 and 27 is इतनी, wow! By 2030, AI will lead to an estimated 15.7 trillion global GDP का। इतने डॉलर्स की तो ये वैल्यू बनाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू, तो बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लमैटिक इश्यूज क्या हैं? जेनरेटिव एआई अच्छी चीज है, एक्साइटिंग चीज है, बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो क्या इश्यूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करना चाहिए? गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं। कंपनी सच एज ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, आर सेल्फ गवर्निंग द स्पेस थ्रू लिमिटेड रिलीज स्ट्रैटेजीज एंड मॉनिटर्ड यूज ऑफ मॉडल्स। देखो, जैसे बैंक्स कुछ मैल प्रैक्टिसेस ना करे उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है ना, जैसे लॉयर्स कुछ मैल प्रैक्टिसेस ना करें तो उसके लिए बार काउंसिल होती है। राइट, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी है, एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेटरी इश्यूज हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एआई एथिकल चीजों के लिए होना चाहिए, अनएथिकल चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी तो होनी चाहिए, तो नहीं है। फियर ऑफ जॉब लॉसेस मैंने आपको बताया ही है, जब क्रिएटिव चीज भी रिप्लेस हो गई लोगों की तो अब लोग क्या करेंगे? एआई सब कुछ कर देगा। Reduce need for human cognition. For example, young children who will see AI as their friend and do their homework. देखो, बच्चों को ना आप होमवर्क देते हो, टफ कंडीशंस देते हो, इसलिए ताकि बच्चे जो हैं वो अपना दिमाग यूज करें, पर बच्चों को दिमाग यूज करने की जरूरत ही नहीं है। चैट जीपीटी में अपना होमवर्क डाला, उसने करके दे दिया, आपने सबमिट कर दिया, तो कॉग्निशन नहीं होगी, दिमाग डेवलप नहीं होगा बच्चों का। सोसाइटल बायस, अगर मैंने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना दी जो थोड़ी रेसिस्ट है, जो थोड़ी उसको मैंने ट्रेन ही ऐसे करा है कि थोड़ी रेसिस्ट है, थोड़ी सेक्सिस्ट है, तो कल को अगर उसने आपको रेसिस्ट या सेक्सिस्ट से जवाब दे दिए तो आप गलती किसकी निकालोगे, मेरी या मशीन की? क्योंकि मशीन अपने हिसाब से जवाब दे रही है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, तो मेरी गलती है या मशीन की है? ये इश्यूज हैं। सोसाइटल बायस आप डाल सकते हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली, इसे हम कहते हैं एथिकल एआई इशू, एथिक्स का इशू है। इशू सराउंडिंग आईपीआर एंड कॉपीराइट,
ठीक है, अब देखो जिन डेटा सेट्स पे मैंने प्री ट्रेन करा है उन्हीं को यूज करके तो वो नया म्यूजिक आर्ट वगैरह निकाल रहा है। तो डोंट यू थिंक जो डेटा था, जो बहुत सारे गानों पे मैंने इसे ट्रेन किया था, तभी ये टेक्स्ट टू म्यूजिक बना पा रहा है। डोंट यू थिंक वो जो म्यूजिक है, जो डेटा था जिस पे ट्रेन किया था, वो म्यूजिक बनाने वालों को कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनका तो उस पे पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो वो इश्यूज हैं। फियर ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड मिसट्रस्ट बाय मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल डीप फेक आने लग गए हैं। जैसे आप ऐसा कर सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई स्पीच नहीं भी दी, पर आपने एआई को बोल दिया कि ऐसी वीडियो बना जिसमें मोदी जी बोलते हुए दिख रहे हैं, और उनसे आपने अपने हिसाब से कुछ भी बुलवा दिया, गलत शलत। तो देखो इतना ज्यादा एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएगा ना वो वीडियो में मोदी जी का कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये मोदी जी नहीं है। तो आप इससे बहुत सारे अनएथिकल काम कर सकते हो, उनको दिखा के बुलवा दिया कुछ भी, राइट। फियर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि ये बड़ी टेक्नोलॉजी कुछ ही कंपनीज के पास है, तो इसके जो फायदे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे लोगों में। रिस्क फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, कि ऐसे चैट बॉट्स होंगे, ट्विटर पे ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले कुछ ट्रोल्स होंगे, वो ऑटोमेट हो जाएंगे। पहले तो किसी को अगर साइबर सेल रखना है तो उसमें ट्रोल्स को हायर करना पड़ता था कि वो भड़काएं ट्विटर पे लोगों को, अब मशीन से आप ये काम कर दो, ठीक है। कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन सारी चीजों पे डिस्कशन किया और उन्होंने वे फॉरवर्ड क्या दिया है। नीड टू मेक जेनरेटिव एआई मॉडल्स मोर ट्रांसपेरेंट, इन्हें और ट्रांसपेरेंट बनाओ कि आपने किन किन चीजों पे इसे ट्रेन किया, वो सारा ट्रांसपेरेंसी से दिखाओ लोगों को, सो दैट पब्लिक कैन अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई द मॉडल इज मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। यूज ऑफ डाइवर्स ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से उठाओ ताकि कोई बायस ना रहे। अच्छा, जिस डेटा पे मशीन को ट्रेन कर रहे हो ये देख लेना कि वो डेटा जिसका है उससे आपने कंसेंट लिया हुआ है, डेटा प्राइवेसी के इश्यूज हैं, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नेंस स्पेशली ऑफ बिग टेक, जैसे मैंने बताया बिग टेक को आप रेगुलेट नहीं कर रहे अभी, तो इन्हें रेगुलेट करो। डिजाइनिंग अ सिस्टम वेयर इन ह्यूमंस कैन मेक फाइनल डिसीजन एंड एआई कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम। देखो कोई भी आप ऐसा एआई ना बनाना जो फाइनल डिसीजंस ले रहा है, फाइनल चीज बना रहा है, ह्यूमन बींग्स को बस असिस्ट कर रहा है। जैसे गिटबिट का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने आगे रखा है को पायलट, कि ये आपकी हेल्प करने के लिए है कोडिंग में, ये आपके लिए कोडिंग करके नहीं दे रहा। कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी एंड पॉलिसी मेकर्स, तो कभी आपको जेनरेटिव एआई के हार्म्स पे आंसर लिखना है तो एंड में जब कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड लिखते हो तो ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो, और ये पॉइंट्स अच्छे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिए हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं हम डिजिटल इंडिया अवार्ड्स पे। अब ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस साल मिला किसको है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यूपीएससी प्रीलिम्स में वो पूछेगा कि किसको अवार्ड मिला है। पूछ भी सकता है, उसके लिए मैं आपको नोट्स में दे दूंगा सामान रटने के लिए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं क्या। तो पहले देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों थे। President Draupadi Murmu recently conferred Digital India Awards Gold category to CBSE in Data Sharing and Use for Socio-Economic Development category, ठीक है। अब CBSE ने ना पता क्या करा था, CBSE के रिजल्ट्स ना एक जगह पे मिले, इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम रखा है परिणाम रिजल्ट मंजूषा, ठीक है। तो उससे बहुत लोगों को CBSE के रिजल्ट्स इजीली दिख सकते हैं, ऐसा कुछ करा था, तो उसके लिए इन्हें गोल्ड कैटेगरी मिली है, ठीक है। तो परिणाम मंजूषा है क्या, ये नीचे मैंने दिया हुआ है। अगेन रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए एक डिजिटल इनोवेशन है। बाकी ऐसा नहीं है, ये अवार्ड्स और बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स हैं क्या। सो DIA aims to encourage and honor innovative digital solutions and initiatives by various government entities and startups। ये याद रखना, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट एंटिटीज को मिलेगा, पर प्राइवेट एंटिटीज, स्टार्टअप्स ने भी कोई अगर इनोवेटिव चीज की है तो उसको भी मिलेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट क्यों किया है, ताकि डिजिटल इनोवेशन करने के लिए हमारी कंट्री में कंपटीशन हो, लोग हेल्दी कंपटीशन रखते हुए कंपीट करें कि मैं ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं ज्यादा करूंगा, और जो अच्छा इनोवेशन करेगा उसे अवार्ड मिलेगा, ताकि वो और इंसेंटिवाइज हो, इनकरेज हो। इससे हमारी कंट्री में इनोवेशन ज्यादा होगी, राइट। तो डिजिटल इनोवेशन अवार्ड्स ये होते हैं, इनिशिएटिव्स, डिजिटल सॉल्यूशंस, चाहे वो स्टार्टअप्स हो चाहे गवर्नमेंट एंटिटीज हो, किसी को भी मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा, ये बड़े स्केल पे होता है, प्रेसिडेंट आपको अवार्ड दे रही है तो बहुत प्रेस्टिजियस है।
और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फील्ड है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। ठीक है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये सारे अवार्ड्स होते हैं, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये याद रखना, इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, नोडल एजेंसी। मेक सेंस? ठीक है जी। चलो, अब मैंने ना आगे आपके साथ स्क्रीनशॉट सेव किए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से ही कि किन किन लोगों को और अवार्ड मिला है। देखो, कैटेगरीज होती है ना, जैसे आईफा अवार्ड्स होते हैं या फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, उसमें कैटेगरी होती है ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, ऐसे वैसे ही इन अवार्ड्स में भी कैटेगरी है। कौन सी डिजिटल इनोवेशन से सिटीजन्स एम्पावर हुए हैं, कौन सी डिजिटल इनोवेशन से ग्रास रूट्स लेवल पे फायदा हुआ है, किस इनोवेशन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हुआ है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स है। तो मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है कि एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स के लिए प्लैटिनम अवार्ड किसे मिला है, गोल्ड अवार्ड किसे मिला है, सिल्वर अवार्ड किसे मिला है। वैसे ही ग्रास रूट्स के लिए प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर किसे मिला है। वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट अवार्ड्स मैंने आपके नोट्स में आपके साथ शेयर करें। अभी आप ही को रटना है, तो आप प्लीज इसे रट जरूर लेना। क्लियर? इसे रटना भी क्या है, एक दो बार पढ़ लेना कि इस कैटेगरी में प्लैटिनम अवार्ड इसे मिला है। मेक सेंस? बस ये देखो, बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव्स, ठीक है, उसके लिए प्लैटिनम अवार्ड मिला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को, गोल्ड मिला है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को, मोबाइल इनिशिएटिव, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट को सिल्वर आइकन मिला है। क्लियर? चलो, अब हम आ जाते हैं डिफेंस रिलेटेड न्यूज। तो डिफेंस रिलेटेड दो न्यूज आई हैं, दोनों को हम इकट्ठे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो है स्प्रिंट स्कीम। ठीक है, अब देखो आजकल ना वॉरफेयर थोड़ा अलग हो गया है। पहले क्या होता था, जितने भी डिफेंस या आर्मीज या डिफेंस फोर्सेस होते थे वो बड़े बड़े हथियार खरीदना चाहते थे, एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ी सबमरीन। पर अब उन्होंने पाया है कि रशिया यूक्रेन वॉर में तो खासकर, क्योंकि रशिया के पास बड़े बड़े हथियार हैं, यूक्रेन के पास छोटे छोटे हथियार हैं पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे हथियार हैं, और यूक्रेन ने अपने आप को रशिया से बचा रखा है इस चीज में। रशिया के बहुत सारे बड़े बड़े कॉस्टली महंगे हथियार हैं, यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा नंबर में छोटे छोटे हथियार हैं। ठीक है, और यूक्रेन उस चक्कर उस कैपेबिलिटी से, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी से रशिया को मजा चखा रहा है। तो इसीलिए लोगों को रियलाइज हुआ है कि वॉरफेयर में अब यार क्वांटिटी भी मैटर करती है। तो चाहे आपके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, पर छोटे छोटे बोट्स हैं ना जिन पे गन्स और मिसाइल कैरियर लगे हुए हैं, वो हो आपके पास 50,000, बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ना अभी इंडियन नेवी ने ऑर्डर दिया है अंडर स्प्रिंट स्कीम कि आप हमें ना स्वॉर्म्स ऑफ नेवल शिप्स दो। जैसे इकट्ठी इतनी सारी नेवल शिप दो, वो इकट्ठे जब अटैक करती है ना, स्वॉर्म में जब आप अटैक करते हो, मान लो चाइना के पास ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो उनका बना $10 बिलियन का, और इंडिया के पास ना ऐसी छोटी छोटी 1000 शिप्स हैं, पर वो बनी है $100 मिलियन की। तो इंडिया बेटर ऑफ रह गया, इंडिया का ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, चाइना का $10 बिलियन लगा, इंडिया का $100 मिलियन लगा। प्लस वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक इतनी सारी शिप्स आएंगी, वो एयरक्राफ्ट कैरियर 200 शिप्स को उड़ा देगा एट अ टाइम, 500 को उड़ा देगा। पर ये छोटी छोटी शिप्स कहीं तो अटैक करेंगी एयरक्राफ्ट कैरियर को और उसे सबमर्ज कर देंगी। तो इसीलिए छोटे छोटी ज्यादा चीजें लो। तो इसीलिए द इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है, फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वॉर्म्स। जैसे ड्रोन्स नहीं होते, वैसे ही आप लगा लो ये नेवल ड्रोन्स हैं, कि ये जैसे ड्रोन होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, एक तरह से एयरक्राफ्ट हैं ऑटोमेटेड ड्रोन्स, है ना, वैसे ही नेवी में ये शिप्स हैं, ऑटोमेटेड है, रिमोटली ऑपरेटेड है, कोई दूर बैठा इन्हें रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, पर इनके स्वॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी कंट्री पे अटैक करते हो, बंदों जान का कोई नुकसान नहीं होता, मशीन ही है, लोग तो नहीं मरेंगे, राइट, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, और ये सस्ते भी पड़ते हैं एज कंपेयर टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, This is 50th contract under Sprint scheme, which aims at the development of 75 indigenous technologies. अच्छा, Sprint scheme क्या है? 75 आपने नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है।
तो नेवल ड्रोन स्वॉर्म्स आपने बनाने, ये एक टेक्नोलॉजी है इसमें, ठीक है। अब डिफेंस स्वॉर्मिंग क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। The main intent of the swarm would be to force the enemy to be confronted with multiple new threats. बहुत सारे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे आपने 10,000 ऐसी छोटी छोटी शिप्स छोड़ दी, अब वो कितनों से लड़ लेगा, राइट? और आपका खर्चा भी कम हुआ, उसका खर्चा भी ज्यादा हुआ है, राइट? और अगर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर गिर गया तो उसको $10 बिलियन का नुकसान है। आपके अगर 500 शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो गए तो आपको कोई $50,000 का नुकसान होगा, राइट? यूक्रेन यही प्ले कर रहा है रशिया के साथ, तो ये चीज है, क्लियर? अच्छा, दूसरी है वीशोराड। देखो आजकल बात चल रही है ना एयर डिफेंस की, कि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, मिसाइल आती है, तो उसके खिलाफ आपके पास नीचे मिसाइल है, कि कोई एयरक्राफ्ट आपके कंट्री में आ रहा है पाकिस्तान का, तो नीचे मिसाइल छोड़ के आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो। पर आजकल ना पता है कौन सी टाइप की मिसाइल चल रही हैं जो बहुत ज्यादा यूक्रेन यूज कर रहा है अगेंस्ट रशिया? इन्हें हम कहते हैं मैन पैड्स। मैन पैड्स का मतलब है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। ये पता है क्या है? आप अपने कंधे पे रख के, रॉकेट लॉन्चर है आपके पास, आप वो फायर कर देते हो, ठीक है, और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे क्या है, मोबिलिटी मिल जाती है, कहीं भी पहाड़ों में, जंगलों में आप इसे कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया ने ये बनाने की बात करी है, डीआरडीओ ने बनाया, इसे हम कहते हैं वीशोराड, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वीशोराड, एंड इट इज अ कैटेगरी ऑफ मैन पैड, यानी कि मैन पोर्टेबल है, कहीं जगह पे लगा नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट कम्स अमिड द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना एट LAC, ठीक है, इस वजह से आपको मैन पैड चाहिए। और यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की तरफ से इनके सक्सेसफुल यूज की वजह से आपको लग रहा है इंडिया के पास ये बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। इंडिया हैज बीन इन टॉक्स विद रशिया सिंस 2018 टू प्रोक्योर IGLA-S एयर डिफेंस मिसाइल्स। रशिया के पास भी ये एग्जिस्ट करती हैं और इंडिया रशियन सिस्टम यूज कर रहा है, मैन पोर्टेबल, IGLA-S है उसका नाम। पर IGLA-S अब पुराना हो गया है, तो अब आप, सॉरी, इंडिया यूज कर रहा था IGLA-M, आई गेस, यस, नो, इंडिया यूज कर रहा था IGLA-S। अब इंडिया पुराना हो गया IGLA-S, इसलिए उसे रिप्लेस करना चाह रहा है IGLA-M के साथ, पर उसे अभी टाइम लग रहा है, तो इंडिया वीशोराड सिस्टम डीआरडीओ के थ्रू बनवा रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन IGLA-M टेक्नोलॉजीज। तो बस यही है। अब इस न्यूज में बस आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है डिफेंस रिलेटेड न्यूज में, डिफेंस स्वॉर्मिंग क्या होती है, नेवल ड्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है, दूसरा मैन पैड क्या होता है, वीशोराड क्या है, बस ये पता होना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, मैन पोर्टेबल, बस इतना ही याद रखना। इसके एडवांटेजेस हैं, देखना लिखा है ना मैन पैड, क्लियर? एडवांटेज क्या है, बीइंग मैन पोर्टेबल एंड लाइट वेट, इट कैन बी डिप्लॉयड इन द माउंटेन्स क्लोज टू द LAC एट शॉर्ट नोटिस। कभी भी आपको लगा कि चाइना की तरफ से एयर अटैक हो सकता है, तो फटाफट बंदों को भेजिए इनके साथ, है ना। अदर्स लाइक द आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू, वैसे आपके पास एक एयर डिफेंस के लिए मिसाइल एग्जिस्ट करती है जिसका नाम आकाश है, सरफेस टू एयर, पर उसके लिए आपको एक जगह पे लॉन्च पैड तैयार करना पड़ता है, वहीं से आकाश फायर होगा। अगर आपको किसी और जगह से 100 मीटर दूर किसी और जगह से फायर करवाना है, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो जगह पे फिक्स्ड है। पर मैन पैड का फायदा क्या है, कहीं भी ले जाओ इसे, क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ऑलराइट, नाउ न्यूज में क्या है, रिसर्चर्स इन इंडिया आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर अ रेयर, याद है ना हमने करा था रेयर डिजीजेस, एंड इनक्योरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉल्ड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी विद ओवर 5 लाख केसेस इन इंडिया। ना ये जो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है बहुत प्रॉब्लमैटिक है, छोटे बच्चों को ही होता है, ये बड़े बच्चों को नहीं होता है, और या अडल्ट्स को नहीं होता है, बहुत ही छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके मसल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, हाइट छोटी रह जाती है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। इसे हम ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, अगर है तो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कॉस्टली है। तो अभी इंडिया में कुछ रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च करी है जिससे इसका ट्रीटमेंट हम कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता और बहुत ही छोटा बना सकते हैं, ताकि बच्चों में ये डिजीज क्योर हो जाए और बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो रेयर कंडीशन है, इसमें इंडिया के कितने केसेस हैं, या इंडिया में इसके कितने केसेस हैं। तो इंडिया में ओवर 5 लाख केसेस हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम है। देन ये जो रिसर्च चल रही है, कौन कौन रिसर्च कर रहा है इसमें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिसर्चर्स हैं
IIT जोधपुर, डिस्ट्रोफी एनाइलेशन रिसर्च ट्रस्ट डार्ट एंड एम्स जोधपुर। तो जोधपुर में एक एम्स है, उसने IIT जोधपुर ने और डार्ट ने, इन्होंने कलेक्टिव रिसर्च करी है। तो ये आपके रिसर्चर्स हैं। और तीसरा सवाल क्या है? पहला सवाल था कितने केसेस हैं, दूसरा सवाल था कौन रिसर्चर है, तीसरा सवाल है कि ये भाई ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD है क्या? व्हाट इज दिस डिजीज? ऑलराइट, तो उस पर हम बात करते हैं अबाउट द डिजीज। Duchenne muscular dystrophy is the most common and fatal type of muscular dystrophy, marked by progressive muscle degeneration and weakness due to alteration of protein called dystrophin that helps keep muscle cells intact. देखो आपकी बॉडी में ना जो मसल्स हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए और उनके सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एक केमिकल होता है, आपकी बॉडी रिलीज करती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन। ना जिन बच्चों को DMD हो जाता है उनमें ये केमिकल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मसल्स सस्टेन नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते और श्रिंक होने लग जाते हैं एग्जिस्टिंग मसल्स। ठीक है, ये बच्चों को हो जाता है, वीक मसल्स होते हैं उनके। द कंडीशन इज प्रीडोमिनेंटली सीन इन बॉयज, ज्यादातर ये लड़कों में होती है, ये बात याद रखना। बट इन रेयर केसेस इट कैन ऑल्सो अफेक्ट गर्ल्स, कुछ लड़कियों में भी हो सकती है, बट इट लार्जली अफेक्ट्स बॉयज। ये MCQ में स्टेटमेंट डाल सकते हैं, इट लार्जली अफेक्ट यंग बॉयज। द करंट थेराप्यूटिक ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रीट DMD आर मिनिमल एंड हाईली एक्सपेंसिव, ये तो मैंने आपको बता दिया था, एंड आर मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया की कोई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में कोई हॉस्पिटल इसे ट्रीट नहीं करता है। अगर ट्रीट करना है किसी बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वो स्पेशलिस्ट को बाहर से बुलाते हैं। ठीक है, और महंगा बहुत है ये। Patients have reduced bone density and an increased risk of developing fractures. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? छोटे बच्चों को क्या होते हैं? मसल वीकनेस एंड एट्रोफी, मसल वीक होते हैं और श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। काफ मसल हाइपरट्रोफी, ये जो काफ मसल होता है, जो आपकी शिन है, पैर, उसके पीछे का जो मसल है, काफ मसल आपको पता ही होगा, तो वो श्रिंक होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। फटीग होगी, और फटीग तो होगी, अगर आपके मसल्स वीक हैं तो 100 मीटर चल के भी आप थक जाओगे। मसल स्ट्रांग है तो 4 किलोमीटर चलवा लो, तो फटीग होती है। अच्छा, क्योंकि आपके काफ मसल्स वीक है ना, तो आप अपने टोज पे चलते हो, हील्स पे नहीं चलते, क्योंकि हील्स पे ना काफ मसल पे स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर पहचानना है ना कि इस बच्चे को DMD है, तो अपने टोज पे चल रहा होगा, क्योंकि काफ मसल वीक है। डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर, चढ़ नहीं पाते। डेवलपमेंटल डिले एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स, अच्छा क्योंकि पैरों के मसल वीक हैं तो गिरते रहते हैं बच्चे। ठीक है, जल्दी डेवलप नहीं होते। और क्योंकि ये जो आपके जो डायफ्राम वगैरह है, जो चेस्ट मसल्स हैं, ये भी इतने वीक हैं कि आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। फिर शॉर्ट हाइट होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ब्रेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लैंग्वेज अच्छे से जल्दी से समझते नहीं है। जैसे छोटे बच्चे फटाफट लैंग्वेज सीख जाते हैं, जो भी उनकी मदर टंग होती है, घर में जो बोलते हैं, ये बच्चों को बड़ा टाइम लगता है। डिलेड स्पीच होती है, सोच सोच के बोलते हैं क्योंकि इनके दिमाग में वर्ड ही नहीं आ रहा है, इन्हें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने नहीं आते, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये है। अब फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इतनी ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। डिजीज क्या है ये पता होना चाहिए, कौन कौन रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, कितना रेयर है ये, इंडिया में कितने केसेस हैं। पर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि क्या चल रहा है इस पे, जो मेडिकल फील्ड से हैं खासकर, तो उनके लिए मैंने एक और पेज जोड़ दिया है कि रिसर्च में इन्होंने पाया क्या है। ठीक है, कि ये जो IIT जोधपुर वाले, एम्स जोधपुर वाले रिसर्च कर रहे हैं, तो इन्होंने रिसर्च में क्या पाया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही है। अगर आपका मन है तो इस पेज को पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में। इफ यू आर नॉट, और आप सिर्फ UPSC और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वेल इस पेज को करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये होता है डिस्ट्रोफिन की कमी से। ठीक है, कमी मतलब ऑल्टरेशन से। क्लियर? बाकी अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, तो ये पेज भी पढ़ लेना, इट्स इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट न्यूज आइटम पे, विच इज साइंस बिहाइंड एयर ग्लो। देखो, रात को ना जो स्काई होता है, नाइट स्काई होता है, वो कंप्लीटली ब्लैक नहीं होता है। अब देखो, एक जगह की पिक्चर है ये, कोई हवाई आइलैंड्स में, आप देखना नाइट स्काई है ये, पर ये रेडिश कलर भी दे रहा है, ग्रीनिश कलर भी दे रहा है ना, ब्लूइश कलर भी दे रहा है डार्क, पर देख रहे हो आप कैसे कैसे पिंकिश कलर दे रहा है, व्हाइट कलर दे रहा है, ब्लूइश कलर दे रहा है, राइट?
तो नाइट स्काई में ना जो ये रात को अलग अलग ग्लो निकलता है, रेड, ब्लू वगैरह, जो फोटोग्राफ में कैप्चर होता है, इसे हम कहते हैं एयर ग्लो। फोटो में दिख रहा होगा आपको, पीछे देखना, नीचे को ग्रीन है, ऊपर वो है रेड है, पिंक है, व्हाइट है सारा कुछ डार्क डार्क में, ताकि तभी आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है, पर ब्लैक में छोटी छोटी स्ट्रीक्स हैं कलर्स की, है ना। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एयर ग्लो। और इसके पीछे की साइंस क्या है, देखो हिंदू में आर्टिकल आया था, तो मुझे लगा यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकती है प्रीलिम्स में, तो उसके लिए मैंने इसे आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो ग्लो पता है कैसे प्रोड्यूस होता है, आपके एटमॉस्फेयर में ना डिफरेंट गैसेस हैं। अब गैसेस भी एटम्स की बनी है, ऑक्सीजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना, डिफरेंट एटम्स हैं आपके गैसेस में। तो जब उन पे सनलाइट पड़ती है ना, तो रात में जब वो जो एटम्स हैं वो जब एमिट करते हैं रेडिएशंस, देखो सनलाइट उन्होंने अब्सॉर्ब करी, उसके बाद रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं उसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो ग्रीन और रेड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल रेड लाइट प्रोड्यूस करता है, सोडियम जो सस्पेंडेड एयर में वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है, और नाइट्रोजन गैस कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही ये निकलता है एयर ग्लो। नीचे ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो नीचे आपको ग्रीन दिखेगा, क्लियर। अब आप देखो रेड लाइट आपको ज्यादा ऊपर दिखेगी या दूर दिखेगी, तो वहां हाइड्रोक्सी आयंस हैं, H2O कई बारी मॉइस्चर वाटर ब्रेक कर जाता है ऑक्सीजन एटम में और हाइड्रोक्सी आयन में, है ना, तो उसमें उसकी वजह से हो सकता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयन में, तो वो आपको रेडिश कलर देगा, नाइट्रोजन कोई कलर नहीं देगा। खैर आपको बस ये चीज याद रखनी है, और आपको इसके पीछे का नाइट ग्लो या एयर ग्लो के पीछे का फिनोमिना याद रखना है। वो फिनोमिना क्या है, डिस्टिंक्ट कलर्स ऑफ एयर ग्लो आर द रिजल्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग पर्टिकुलर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। और वो जो एनर्जी होती है वो विजिबल लाइट में वो फेंक रहे हैं, तभी आपको वो जो एनर्जी फेंक रहे हैं वो कलर के फॉर्म में दिख रही है, क्लियर। बस तो एयर ग्लो में क्या है, जो भी गैसियस एटम्स हैं वो सनलाइट दिन में अब्सॉर्ब करते हैं, रात को जब वो कूल डाउन कर रहे हैं तो वो एनर्जी जो एमिट कर रहे हैं वो डिफरेंट कलर्स में कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम ये देता है, हाइड्रोक्सी आयन ये देता है, सोडियम ये करता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गया नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस ब्लू कलर, तो गलत कर देना, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिबिट एयर ग्लो। At high altitudes, ultraviolet light can split oxygen molecules into pairs of oxygen atoms. ठीक है? When these oxygen atoms later combine into oxygen molecules, they produce a distinct green light. Sodium atoms make up minuscule fraction of our atmosphere, but they make up a big part of air glow. क्योंकि सोडियम emit करता है येलो, और देखना येलो येलो आपको दिखेगा। These sodium atoms in atmosphere unusually originates from the smoke trails of shooting stars. सोडियम कहां से आता है एटमॉस्फेयर में, जो टूटता तारा होता है, मीटियोर्स होते हैं, जब वो आ रहे होते हैं रास्ते में बर्न कर रहे होते हैं, तो उनमें से सोडियम निकल रहा होता है, उससे ग्लो आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही है ये, और कुछ नहीं है। एयर ग्लो के पीछे का फिनोमिना पता होना चाहिए, कुछ गैसियस एटम्स लाइट एमिट कर रहे हैं, बस, ठीक है। आप देख सकते हो ये इमेज थी कि नीचे आपको ब्लू कलर दिखेगा, ऊपर ग्रीन एयर ग्लो होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। रेड एयर ग्लो होगा और ये अल्ट्रावायलेट एयर ग्लो होगा, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो इस इमेज को। पर अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है ना, एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना। तो ट्रोपोस्फियर में आपको ब्लू ही मिलेगा, मेसोस्फियर में जाके ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, और थर्मो या आइनोस्फियर में रेड यूवी दिखेगा, क्लियर, ठीक है। बस चलो, एंड में हमेशा होता है ना, मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दे देता हूं एज होमवर्क टू रीड योरसेल्फ। तो इस बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड में मैं आपको बस एक आर्टिकल दे रहा हूं, वो नैनो साइंस से थोड़ा रिलेटेड है, या सॉफ्ट नैनो साइंस से ही थोड़ा सा, ठीक है। आइसर्स पुणे's न्यू मटेरियल रिमूव्स पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर। इसे एक बारी ऊपर से रीड कर लेना, बस, और कुछ खास नहीं है। देख लेना, द हिंदू का आर्टिकल है, गूगल पे सर्च करना ये टाइटल और लिख देना आगे द हिंदू, आर्टिकल मिल जाएगा, एक रीडिंग दे देना उसकी, बस, दैट्स इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसे लेक्चर में कवर नहीं करा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड में दिया है। ऑलराइट, चलो अब होता है हमारा लेक्चर खत्म, और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो 2 मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा,
प्लीज उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखने हैं. आई एम वॉचिंग ऑल योर आंसर्स एंड आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट. ऑलराइट, तो एमसीक्यूज के आंसर नीचे लिखना है आपने, और जो मेंस टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसके आंसर्स लिख के हमें भेजना. विल गिव यू द अप्रोप्रिएट फीडबैक. ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 1. Consider the following statements regarding Digital India Awards. These awards are to encourage innovative digital solutions by government organizations only. National Portal of India is the agency for these awards. Ministry of Science and Technology is the nodal agency for this initiative. Which of the above statements are incorrect? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Incorrect है, याद रखना. Question number 2. Which of the following statements regarding generative AI are correct? Generative AI uses deep learning and general adversarial network approach. ChatGPT uses transformer approach instead of deep learning approach. Generative AI has the potential for increased job losses in the future. बताओ correct कौन सी statement है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Alright? तो इन दोनों questions के आंसर नीचे comment section में देने हैं. Now let's talk about mains a day. Mains type question. Generative AI technology can prove to be a bane. Bane समझते हो? boon और bane, श्राप और वरदान. तो bane is श्राप, ठीक है? Can prove to be a bane rather than a boon. Critically evaluate 150 words में कि generative AI का ज्यादा नुकसान ही होगा, फायदा कम होगा, ठीक है? Critically evaluate 150 words में. All right? And with that, we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys. And I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, feel free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. All right, then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.